वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और आज के पी वाई क्यू टू एमसीक्यू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि पी वाई क्यू टू एमसीक्यू कार्यक्रम जो प्रीलिम्स को रिलेट करता है, और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे क्या करते हैं, कंटेंट को चूज करते हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसी आधार पे हम टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। और आप इसमें ये समझ पाएंगे, अगर आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनते। कुछ टॉपिक केवल इमोशनल कैटेगरी के होते हैं, जो आपको सुनने में तो मजा आता है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई महत्व नहीं होता। और हम रोज क्या करते हैं, जो स्क्रीनशॉट है विभिन्न टॉपिक का स्क्रीनशॉट, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं। और वो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर हमारा 9304967054 है। वहां जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, जो हम प्रोग्राम करा रहे हैं उसका पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाते हैं। वो भी न्यूज एनालिसिस डलने से पहले आपको पीडीएफ मिलता है, ताकि आप इसको पढ़ करके अच्छे से न्यूज एनालिसिस को समझ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें एक तो इजराइल से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन कल हमने इजराइल से रिलेटेड टॉपिक पे क्वेश्चंस दिए थे, तो उसको हमने आज नहीं रखा है। लेकिन जब ये पैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो दिल्ली गवर्नमेंट को बोलती है पीएम आयुष्मान योजना के तहत जुड़ने के लिए, उसको आप ये समझ लीजिए कि समाप्त किया है। मतलब जुड़ना न जुड़ना, तो इस संबंध में हम सेंटर और स्टेट का जो अथॉरिटी होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सेंटर सेवेंथ शेड्यूल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर के। सिटीजनशिप इन इंडिया जो है, उससे संबंधित टॉपिक है। क्योंकि श्रीलंका के कुछ लोग आकर के तमिल जो हैं, वो इंडिया में रह रहे हैं तकरीबन 40 वर्षों से, फिर भी उनको सिटीजनशिप नहीं मिला है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोबिलिटी स्कीम जो है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है यूएपीए से रिलेटेड, हालांकि हम इस पे नहीं देखेंगे, आज डिस्कस में नहीं है, वो आप खुद ही करेंगे। इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गल्फ ऑफ अडन जो है और रेड सागर में थ्रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो इसको रिलेटेड जो है वो हमने आपको स्क्रीनशॉट डाल दिया है। इसके बाद सेंटर और कुजी जू काउंसिल जो है, इससे रिलेटेड टॉपिक हम इसमें लेने वाले हैं। फिर ड्रोन सर्वे ऑफ लैंड जो है, उससे रिलेटेड टॉपिक भी हम आज कवर करने वाले हैं। और एक और टॉपिक है, काफी हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने इससे पहले भी खेल रत्न अवार्ड को लेकर के क्वेश्चंस आपको दिए थे, डेटा जब ये नाम आया था, तो लेकिन हमने इसको आज के टॉपिक में नहीं रखा है। फिर अगर दोबारा आता है तो हम इसको रखेंगे। तो चलिए गेट स्टार्टेड, हम लोग करते हैं। आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग लेते हैं, और ये है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर जो बोलता है दिल्ली गवर्नमेंट को, जिसमें कहा गया था कि जो सेंटर का हेल्थ स्कीम है पीएम आयुष्मान योजना, उसके तहत ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, इस ऑर्डर को अब खत्म कर दिया गया है। और अब आप इसके जो एनालिसिस है वो देखिए। हमने ये क्यों लिया है टॉपिक, हमने ये इसलिए टॉपिक लिया है, इसमें दो तीन चीजें आती हैं। एक तो प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान योजना है, वो इसके तहत आता है। और दूसरा सेंटर स्टेट रिलेशन जो है, वो इसके अंतर्गत आता है, जो विवादित क्षेत्र है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा बनते रहते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का, इसीलिए हमने इस टॉपिक को कवर किया है। तो आज का जो एक्सक्लूसिव सेशन है, वो उस एक्सक्लूसिव सेशन में आप ये समझेंगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर को आपको याद रखने की जरूरत होगी। तो आज का जो एक्सक्लूसिव रहेगा, टॉपिक, चूज टॉपिक एंड कितना डेटा हमें याद रखना है, वो रिलेट रहेगा। सो चलिए गेट स्टार्टेड। सुप्रीम कोर्ट स्टेट दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत
तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए समझौता ज्ञापन करने को कहा गया था। सो लीगल आर्गुमेंट क्या है? तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो हम लोग इस संदर्भ में 7th शेड्यूल जो है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसका आप देख लीजिए, हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली वासी को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम का जो स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी रिलेटेड स्कीम है संरचना रिलेटेड, उसमें ज्वाइन करना चाहिए। तो हालांकि हम अभी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए जो टॉपिक और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो ये टॉपिक से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन निकाला है जो 2024 में ही पूछे गए थे आपको। तो भारत के संविधान में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय। देखिए, इसके साथ ही साथ ना आप एक और चीज के, हमारे जो क्वेश्चन एनालिसिस होते हैं ना उसमें आप कॉमन सेंस को लगाया कीजिए। जब अंतरराज्य यानी दो राज्य के बीच में व्यापार होगा, राज्य के बीच में अगर व्यापार होता है तो क्या पॉसिबल है कि ये राज्य सूची का विषय हो? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे संबंधित कोई भी इश्यूज आएगी तो फिर उसका सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो इंटर स्टेट जो कभी भी मामला होता है वो राज्य सूची का विषय नहीं होता। उसके बाद देख लीजिए अंतरराज्य प्रवासन, ये भी वही बात हो गई। दो राज्य के बीच में अगर प्रवासन की बात होती है, लोग आते जाते हैं, तो क्या ये राज्य सूची का विषय हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंस की बात है। अंतरराज्यीय क्वारंटाइन संघ सूची का विषय है, तो अंतरराज्यीय फिर आ गया अंतरराज्यीय, और ये संघ सूची का विषय। हाँ, ये संघ सूची का विषय हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि संघ क्या करेगी, सेंटर क्या करेगा, इसको हैंडल करेगा, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होते हैं ऐसी स्थिति में। अगला है निगम कर राज्य सूची का विषय है, तो निगम कर भी राज्य सूची का विषय नहीं है, निगम कर सेंटर का विषय है। तो पहला और दूसरा तो सीधा ही कट जाता है। और जो कॉरपोरेशन टैक्स है, ये अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि टैक्स के जो ज्यादातर मामले हैं वो सेंटर के अधीन आते हैं राज्य के अधीन नहीं आते। तो सी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो आप इसको समझिए। फिर जो इंटर स्टेट व्यापार है वो संघ सूची में आएगा। इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है वो भी संघ सूची में आएगा। अंतरराज्य क्वारंटाइन या इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो है वो आ जाएगा प्रविष्टि 29 के तहत संघ सूची के अंतर्गत। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये भी संघ सूची के तहत आ जाएगा। यूनियन शेड्यूल के बारे में हम लोग दोनों शेड्यूल के बारे में काफी चर्चा करने वाले हैं, तो इसको भी हम रहने देते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू जो आज के मामले हैं उससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन लिया है। भारत के संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब यही हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो आ जाता है राज्य सूची के अंतर्गत। तो पहला हमारा गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपराधिक कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अभी आपको पता होगा कि सेंटर और स्टेट दोनों ही आपराधिक कानून बनाते हैं। जैसे अपराजिता बिल है जो ह्यूमन सेक्सुअल इश्यूज को लेकर के था, रेप को लेकर के था, जो पश्चिम बंगाल द्वारा बनाया गया था। अभी तमिलनाडु में भी एक इस तरीके के बनाए गए हैं एक्ट, और साथ ही साथ सेंटर तो बनाता ही है। तो सेंटर स्टेट दोनों ही रिलेशन, आपके सामने एग्जाम्पल भी है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसीलिए दोनों रूल्स बनाते हैं। बैंकिंग लिस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में, बैंकिंग समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि बैंकिंग जो है सेंट्रल रूल के अंतर्गत आता है। और आपको पता होगा कि सेंट्रल रूल के अंतर्गत आरबीआई आती है और आरबीआई गवर्न करती है पूरे बैंकिंग सिस्टम को। तो इस प्रकार से अगर थोड़ा सा भी आप आइडिया लगाएंगे तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ, अगर आपको फर्स्ट पता नहीं भी है तब भी आपके पास जो आंसर है वो 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को स्पष्ट रूप से राज्य सूची के प्रविष्टि 6 में सूचीबद्ध किया गया है। क्रिमिनल लॉ जो है वो समवर्ती सूची के प्रविष्टि 1 में रखा गया है, जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जबकि अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो चलिए मुख्य बिंदु देख लेते हैं।
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इस पे हम डिटेल्स अभी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सो देखिए, डिवीजन ऑफ पावर अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लीगल प्रोविजन है जो हमें जानने की जरूरत है, इसीलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो चलिए देखते हैं 7th शेड्यूल के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में संगठन, सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये संघ सूची है और ये राज्य सूची है, ये सेंटर, ये स्टेट, तो ये वाला जो सूची है जो दोनों को कवर करता है, ये सूची हमारा हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, इतना आप समझ चुके हो। तो समवर्ती सूची का मतलब है कि बोथ अथॉरिटी हैव द पावर हेयर। सो यूनियन लिस्ट में आप देख लीजिए, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जहां एक रूपता आवश्यक है। जैसे आरबीआई की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में एक रूपता आवश्यक है, तो ये चीजें इसके अंतर्गत है। डिफेंस देख लीजिए, फॉरेन अफेयर्स देख लीजिए, एटॉमिक एनर्जी देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, बैंकिंग, सिटीजनशिप, चूंकि भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, उसकी भी आज एक टॉपिक आया हुआ है, और कम्युनिकेशन, संचार। वहीं स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के विषय इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जैसे पुलिस, उसके बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता, एग्रीकल्चर, कृषि, लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत पंचायत और जो पंचायत का प्रावधान है उसके तहत, और जो पानी की आपूर्ति है, वाटर सप्लाई और मार्केट बाजार, ये सारे राज्य सूची के विषय आ जाते हैं। अगला हमारा कंकरेंट लिस्ट, जिसका हमने आपको बताया कि जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, बल्कि अगर संघ कानून बना दिया तो कानून को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इसके तहत है एडुकेशन, फॉरेस्ट, वन, मैरिज एंड डिवोर्स, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी और क्रिमिनल लॉ। ये जो है, अभी भी आपने देखा कि क्रिमिनल लॉ के जो विषय हैं ये समवर्ती सूची में आते हैं, और यही कारण है कि स्टेट और सेंटर दोनों ही इस पे कानून बनाते हैं। तो इसका फीचर्स देख लीजिए, क्लियर डिवीजन, कार्य के अतिव्यापन को रोकने के लिए कुछ रूप से स्पष्ट विभाजन दिया गया है। कुछ जो है विशेष परिस्थितियां, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए। इशूज क्या आते हैं, सबसे बड़ी बात होती है इशूज की। इशूज क्या आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में कुछ विषय से शिक्षा और पर्यावरण, संघ और राज्य को कानून बनाने के लिए दोनों को शक्ति देता है, जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं। यूनियन डोमिनेंस की बात करें तो संघ सूची में राज्य सूची की तुलना में अधिक विषय, 100 विषय संघ सूची के अंतर्गत है, जबकि स्टेट में अगर आप देखें तो केवल 61 विषय हैं जो स्टेट के हैं। उसके बाद भी स्टेट के ऊपर कई बार डोमिनेंस हो जाता है सेंटर का। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी देखें तो राजस्व जुटाने की क्षमता जो है राज्यों की सीमित है, वे संघ के आवंटन पर निर्भर करते हैं। नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस को आप देख लीजिए तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ राज्य सूची के विषयों पर अधिकार कर लेता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता घटती है। इसके अलावा जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं, जो नए चीजें जो भी आती हैं, वो सेंटर के अंतर्गत आती है। तो जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और डिजिटल टैक्सेशन, ये सारी चीजें जो अलोकेशन नहीं है कहीं भी, वो आ जाता है सेंटर के हाथ में। तो इस प्रकार से सूचियों में कहीं ना कहीं सेंटर का आप कह सकते हो कि पावर ज्यादा है। संघ और राज्य के बीच खराब समन्वय नीतियों के कार्यान्वयन में देरी करता है। अगर समन्वय कहीं पे दिक्कत होती है तो भी ये इश्यूज क्रिएट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस को अगर आप देखें तो आर्टिकल 246 के तहत जो है 3 सूचियों के आधार पर संघ और राज्य के विधायी शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। उसके बाद आर्टिकल 254 की बात करें तो संघर्ष की स्थिति में समवर्ती सूची के विषय पे संघ का कानून जो है राज्य के कानून पर प्राथमिकता दिया गया। इसका मतलब ये है कि राज्य ने भी शिक्षा से रिलेटेड कानून बनाए और केंद्र ने भी शिक्षा से रिलेटेड बनाए, लेकिन अगर राज्य ने कानून बनाए हैं उसके बाद सेंटर ने बना दिए हैं तो सेंटर का कानून ही वैध होगा। इसका मतलब संघ सूची की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट अथॉरिटी कहीं ना कहीं जो है अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो ऑलमोस्ट अथॉरिटी जो है सेंटर के हाथ में चली जाती है अगर वो कानून बनाता है तो। फाइनेंस कमीशन की बात करें आर्टिकल 280 के तहत तो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन की सिफारिश भी करता है,
संघ फाइनेंस कमीशन। कमेटी फॉर रिफॉर्म्स आप देख लीजिए तो सबसे पहले सरकारिया कमीशन आता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। सहकारी संघवाद का सुझाव दिया और अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन है के उपयोग को पर एक सीमा आरोपित करने के लिए सरकारिया आयोग ने कहा है। पुंछी आयोग भी देख लीजिए तो समवर्ती सूची की समीक्षा और राज्यों के लिए बेहतर वित्तीय स्वायत्ता का समर्थन पुंछी आयोग ने किया है। राजमन्नार समिति की अगर बात करें तो राज्यों के मामले में संघ के हस्तक्षेप को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधनों पर सुझाव दिया गया है। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग के स्थान पे संघ और राज्यों के बीच सहयोगात्मक योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। सजेशंस की अगर बात करें तो रिवाइज इन 7th शेड्यूल आधुनिक मुद्दे जैसे डिजिटल शासन और जलवायु लचीलापन को शामिल करने के लिए इसके तहत कहा गया है कि 7th शेड्यूल में भी इसका आवंटन किया जाना चाहिए। अगर शक्ति की बात करें फिजिकल तो केंद्रीय करों और अनुदानों में राज्य की हिस्सेदारी उसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ विवादों के सुलझाने के लिए अंतर राज्य परिषद की नियमित बैठक होनी चाहिए और अनुच्छेद 356 के उपयोग को सीमित करना चाहिए जो राज्य की स्वायत्ता का जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप ज्यादा हो जाता है। तो अनुच्छेद 356 को लगाम लगाने की जरूरत है। हमारा जो पेज नंबर 2 है उस पे एक और आर्टिकल है जो काफी महत्वपूर्ण है। जो श्रीलंकन तमिल हैं वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं लेकिन लंबे समय से सेंटर ने एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया है जो ओरिजिन ऑफ जो सिटीजनशिप है उसके अंतर्गत। तो चलिए हम देखते हैं मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू रिव्यू सिटीजनशिप एप्लीकेशन फॉर श्रीलंकन तमिल। तो श्रीलंका के जो कुछ तमिल जो भारत आए हैं उनके लिए जो हाई कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि आप इस मामले में रिव्यू करो सिटीजनशिप एप्लीकेशन को और आप अपना डिसीजन लो कि आपको देना है या नहीं देना, कि पेंडिंग में डाल करके रखना दिस इज नॉट द वे टू हैंडल द सिचुएशन। सो लेट्स गेट कि मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी मथिनी की नागरिकता आवेदन पर 12 सप्ताह के भीतर विचार करने का निर्देश दिया है। केस हाईलाइट की बात करें तो मथनी जो 1975 में श्रीलंका के जाफना में जन्मी थी और 1984 में जातीय संघर्ष के दौरान भारत आई थी। उनका परिवार श्रीलंका में जारी उनके पिता की पहचान पत्र का उपयोग करके भारत आया था। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो 2022 में उन्होंने नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1)(a) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया था जिसकी हम चर्चा करेंगे 5(1)(a) के तहत। जांच और आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके तहत। कोर्ट की अगर डायरेक्शन की बात करें तो न्यायमूर्ति ने गृह मंत्रालय को 12 सप्ताह के भी 12 सप्ताह था क्या ऊपर में, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? हाँ 12 सप्ताह ही है। सो कोर्ट ने 12 सप्ताह के भीतर मिथुनी के आवेदन पे योग्यता के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है इसके तहत। इशूज हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इशू इसमें क्या है, श्रीलंका में उन्हें शरणार्थी के रूप में रखा गया और भारतीय मानकर नागरिकता नहीं दी गई है। तो ये स्टेटलेस सिचुएशन होता है, मतलब वो न तो तमिलनाडु न तो वो भारत के सिटीजन हैं और न ही अमेरिका के सॉरी श्रीलंका के सिटीजन है। वो दोनों जगह शरणार्थी के रूप में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में उन्हें श्रीलंकाई मानकर शरणार्थी शिविर में रखा गया, तो दोनों जगह उनका सिचुएशन शरणार्थी के रूप में। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी देश के सिटीजन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है, मथनी ने 40 वर्ष तक भारत में शांतिपूर्ण निवास किया और धारा 51(a) के तहत सभी शर्तें उन्होंने पूरी भी की है जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। सो भारत में नागरिकता के लिए पात्रता क्या है, तो अनुच्छेद जो है भारत का 5 और 11 कॉन्स्टिट्यूशन का वो संविधान में के प्रारंभ में नागरिकता का ढांचा प्रदान करता है। एकल नागरिकता का है कॉन्सेप्ट भारत में कि भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि सभी भारतीय संघ के नागरिक हैं, इसमें स्टेट का कोई भी योगदान नहीं है। लीगल मैंडेट्स की बात करें तो सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955 उसके तहत 5 तरीकों से नागरिकता का प्रावधान किया गया। एक तो जन्म के आधार पे, तो जन्म के आधार पे जो भी हैं जैसे 1 जुलाई 1987 से पहले या
1987-2000 के बीच में माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, या 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि दोनों माता पिता भारतीय हों और भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। अगला है बाय डिसेंट। यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा है तो 10 दिसंबर 1992 से पहले और माता पिता में से कोई एक भारतीय रहा हो, 10 दिसंबर 1992 के बाद यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय रहा हो और 3 दिसंबर 2004 के बाद बच्चे के जन्म का भारतीय दूतावास में पंजीकरण हुआ हो तो उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अगला है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। भारतीय मूल के व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा और आवेदन किया है तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यही सेक्शन 5 है। तो इसमें यह कहा गया है कि भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो 7 वर्षों से भारत में रहा है और आवेदन किया है। और सेक्शन 6 की बात करें तो नेचुरलाइजेशन की बात करता है। इसके तहत एक विदेशी, कोई विदेशी भी हो जो 11 वर्षों तक सतत निवास और आवेदन से पहले 1 वर्ष के अगर रहता है लगातार 12 वर्ष के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यानी एक विदेशी 12 वर्ष के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है भारत के अंतर्गत। और अगला जो हमारा है वो है सेक्शन 7। यदि कोई नया क्षेत्र भारत में हिस्सा बनता है तो उसके निवासी स्वचालित रूप से भारत के नागरिकता उन्हें प्राप्त होती है। तो ये सारे सिचुएशन है। तो इसमें जो अगर हम सिचुएशन की बात करें तो एक सिचुएशन तो ये कहता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति अगर 7 वर्ष से भारत में रह रहे हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि 12 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति रहता है तो ये दोनों ही सिचुएशन जो अभी श्रीलंकाई मथनई जो हैं उनके केस में दोनों ही सिचुएशन लागू हो सकता है यदि उन भारतीय मूल के व्यक्ति रहे हो। तो दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि यदि वो 12 वर्ष, तो अगर इससे इस केस की बात की जाए तो इसमें 40 वर्षों से ये रह रहे हैं। तो 12 वर्ष का अगर 12 वर्ष कोई विदेशी भी अगर हो तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है कि इन्हें किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त ही नहीं है। तो नागरिकता अगर प्राप्त नहीं है तो ये स्टेटलेस हो गए। तो स्टेटलेस जो हो गए उनके विषय में भारत का संविधान या कोई भी कानून कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अगर वो किसी देश के नागरिक होते हैं तो यहाँ ये सिचुएशन आराम से लागू किया जा सकता था। तो श्रीलंका ने भी उन्हें स्टेट के अंतर्गत सिटीजनशिप नहीं दिया है और भारत के अंतर्गत भी सिटीजनशिप नहीं है। तो ये एक मामला जो है सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रहा है जो अलग सिचुएशन है। तो चलिए अब डिसीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या डिसीजन लेती है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस देख लीजिए। भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है लेकिन यह पूर्ण नागरिकता नहीं है, ये ओसीआई है। और दूसरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को नागरिकता प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2000 पहले से भारत आए थे। इसके अलावा कुछ चुनौतियां आप देख लीजिए। जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं संसाधनों पर दबाव डालते हैं और सामाजिक तनाव पैदा करते हैं। स्टेटलेस पर्सन, अगर मथाई का सिचुएशन देखा जाए तो हम अपनी ओर से ये कह रहे हैं, ऐसा उनका जो डॉक्यूमेंट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। मैं अपनी ओर से कह रहा हूं कि अगर स्टेटलेस सिटीजन्स हैं तो भारत में राज्य विहीन व्यक्तियों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके के प्रावधान हालांकि किए जा सकते हैं। अगर विदेशी को आप किसी विदेशी को आप अगर नागरिकता दे सकते हो 12 साल रहने के बाद, तो एक स्टेटलेस व्यक्ति अगर 12 साल रह रहा है या 40 साल रह रहा है तो उसे क्यों ना नागरिकता दी जाए। ये एक नॉर्मल अपना कॉमन सेंस का, मेरा अपना कॉमन सेंस है। बाकी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। सो रीजनल सेंसिटिविटी भी होती है। पूर्वोत्तर भारत में जनसांख्यिकी चिंताओं के कारण सीएए का विरोध किया गया है। डुअल सिटीजनशिप डिबेट जो है, चूंकि भारत में क्या है दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, तो जिससे प्रवासी भारतीय प्रभावित होते हैं। तो इस संदर्भ में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, वो देखिए। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या क्या संबंध है। सो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में राज्य विहीन व्यक्ति के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ भी हमने एक ऐसा चीज दिया है जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए, क्या स्पष्ट प्रावधान है। हालांकि प्रावधान ही नहीं है लेकिन स्पष्ट प्रावधान लिख करके आपको बोला गया है कि आप सोचो बच्चे, जरा सोच के बताओ क्या यह मामला है। तो ये चीजें अगर आपको क्लियरली ये चीज समझ लीजिए कि नहीं है जो हमने आपको पहले भी बता दिया है।
तो पहला अगर कट गया तो हमारा बाय डिफॉल्ट आंसर आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पढ़ते हैं कोई विदेशी 12 वर्ष तक भारत के निवास करने वाले प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। बिल्कुल सही है। कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उसके निवासी स्वचालित रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन हेयर। 2 और 3 सही ऑप्शन है। व्याख्या देख लीजिए। भारत में राज्य विहीन व्यक्तियों के लिए स्पष्ट प्रावधानों की कमी है। बाकी दोनों हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सिटीजनशिप सेक्शन जो 5 है वो 7 वर्ष तक भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष तक भारत में रहने के बाद उन्हें आवेदन का अधिकार दिया गया है। वहीं यहाँ पर सेक्शन 6 की बात करें तो 12 वर्ष तक निवास करने वाले विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। 7 की बात करें तो नए क्षेत्र जो जोड़े जाते हैं वहां के लोग स्वचालित रूप से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हमारा पेज नंबर 3 पे देख लीजिए। गवर्नमेंट प्लान टू मेक इंडिया हब फॉर मोबिलिटी सेक्टर। अब देखो ये क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो मोबिलिटी सेक्टर के लिए जो है ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है तो ये एक बहुत बिग प्लान हो जाता है, एक बिग डिसीजन होता है और खास करके प्रधानमंत्री के द्वारा जो बोला जा रहा है। इसके अलावा जो है मोबिलिटी सेक्टर के लिए कई एक मिशन है जो मोबिलिटी सेक्टर को टारगेट करता है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं इसके तहत। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको लेकर के भी फेम इंडिया मिशन है। तो ये सारे चीजों के कारण ये चीज काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो हमने ऐसे ही टॉपिक नहीं लिया है जो टॉपिक हमें काफी महत्वपूर्ण लगे हैं, जिससे क्वेश्चंस बनने की काफी संभावना है, प्रायिकता है, उन टॉपिक को हम लोग लेते हैं और डिस्कस करते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का की हाईलाइट देख लीजिए। जो प्रधानमंत्री उन्होंने मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करते हुए भारत को वैश्विक मोबिलिटी क्षेत्र में केंद्र बनने और सतत परिवहन के लिए दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इसके तहत क्या क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इनिशिएटिव्स है, ध्यान दीजिएगा। 2024 में बजट में 11 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे, ये डेटा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम, देखो अब ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल को करने के लिए, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी टू रिड्यूस कॉस्ट एंड बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, सो लागत कम करने और प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए लॉजिस्टिक नीति है। लेकिन आज जो हम टारगेट कर रहे हैं, आज हम वो टारगेट कर रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, वो उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के जो प्रोग्राम, उसको हम लोग टारगेट करेंगे। इसके अलावा बायोफ्यूल तकनीक के विकास को हमने कई बार लिया भी है न्यूज एनालिसिस में। और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को और बायोफ्यूल को हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने जो अब आज व्हीकल्स को लेकर के हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि क्या क्या योजना है। इसके अलावा सौर ऊर्जा पहल और उन्नत बैटरी स्टोरेज प्रोत्साहन के लिए 18,000 करोड़ का प्रावधान है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीएम गति शक्ति का अवलोकन करते हैं। और ये 2021 में शुरू किया गया था, भारत सरकार का एक परिवर्तनकारी पहल, जिसका उद्देश्य, ये महत्वपूर्ण है, ये लाइन उतना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ तक, इसका उद्देश्य बहु मॉडल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाना है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसके तहत है। यह विभागों के बीच विभाजन को समाप्त करने और विभिन्न क्षेत्र की परियोजनाओं को समन्वित योजना और कार्यान्वयन के बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फ्रीजल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ वो कर रहे हैं कुछ वो कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इसके तहत है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख लीजिए, मंत्रालय और विभागों के बीच वास्तविक समय में डेटा विनिमय, ताकि अगर डेटा प्राप्त होगा तभी हम क्या करेंगे, आगे के सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे और डिसीजंस ले सकेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इसके तहत सड़क, रेल, हवाई, जल परिवहन के माध्यम से संपर्क सुधारने पर जोर दिया गया, जिससे लॉजिस्टिक लागत कम हो और प्रतिस्पर्धा बढ़े। अब ये भी महत्वपूर्ण एक हो गया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक रास्ते पर चलने के लिए जहां हम ट्रेन चला सके वहां ट्रेन चलाएंगे, ट्रेन नहीं चला सके तो सड़क हो जाएगा, सड़क, हवाई जहाज और जल परिवहन, ये सारे को इंटीग्रेट करता है। होलिस्टिक अप्रोच से विभिन्न बुनियादी जो राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा योजना जैसे भारतमाला, सागरमाला, उड़ान को एक छतरी के नीचे ये प्रोग्राम लाता है।
तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की भी काफी प्रायिकता है। अगला हमने जो लिया है राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, आप देख लीजिए। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की शुरुआत 2013 में की गई थी। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है, इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन दोनों, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड। इलेक्ट्रिक मिशन का मतलब केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं है। तो इसका उद्देश्य देख लीजिए, वाहन उत्सर्जन में कमी है, मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। ईंधन आयात में कमी होगी, चूंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे तो हमें पेट्रोल और डीजल जलाने की बहुत ज्यादा जो है निर्भरता वो धीरे धीरे कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा होगी। स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और इसके साथ ही रोजगार सृजन इसके तहत होगा। मुख्य विशेषताएं, फेम स्कीम के तहत देख लीजिए, फास्टर एडेप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक दोनों व्हीकल्स इसके तहत है। फास्ट जो फेम स्कीम है इसके तहत जो है वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं इसको अपनाने के लिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का विकास करना। नीति समर्थन, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष सब्सिडी और टैक्स में छूट देना। तकनीकी और अनुसंधान, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और संबंधित तकनीकों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीजों की अगर बात करें तो इसके तहत जो है हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल किसके तहत, फेम इंडिया योजना के तहत। और यही बात अगर हम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की बात करें तो इसका भी यही है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उसको बढ़ावा देना। तो ये मेन जो थीम होता है ना, उस चीज को समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। यूपीएससी के, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा। पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पीएम गति शक्ति और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन दोनों का लक्ष्य भारत में लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। एक तो ये कंपैरेटिव स्टडी है और दोनों का लक्ष्य अगर सेम ही हो तो साथ साथ चलाने की क्या जरूरत है, समझिए, कॉमन सेंस की बात है। अगर दोनों का लक्ष्य, दो योजना है और दोनों का लक्ष्य अगर एक ही है तो फिर दोनों योजना को मर्ज कर दो यार, क्या जरूरत है। और एक ही गवर्नमेंट दो योजना को पैरेलली नहीं चलाती है एक ही चीज को टारगेट करने के लिए, बल्कि दोनों अलग अलग योजना अलग अलग चीजों को टारगेट करने के लिए होता है। तो पहला हमारा गलत हो जाता है। सेकेंड है, पीएम गति शक्ति कई बुनियादी ढांचा योजना को एकीकृत करता है। बिल्कुल याद होगा आपको, हमने आपको कहा था अगर याद रखना है तो बस इतना याद रख लो कि पीएम गति शक्ति विभिन्न बुनियादी ढांचा को एकीकृत करता है और साथ ही साथ ये हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी इसके अंतर्गत लाने का वो एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास इसके तहत किया गया। जबकि जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से दिया हुआ है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है, तो इलेक्ट्रिक वाहन भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है और हाइब्रिड व्हीकल्स है, दोनों इसमें शामिल है मुख्य रूप से। यानी कि आप अगर 60% भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आप समझ लीजिए वो मुख्य रूप से आ जाएगा। तो सेकेंड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो दोनों पहल की शुरुआत 2021 में, ये देखो, यहां भी देखो और यहां भी देखो, दोनों क्या करता है, एक ही टारगेट है दोनों का और दोनों एक ही साथ शुरू किया गया। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, हेंस बी सेकेंड इज द राइट ऑप्शन हियर। सो हमने पीएम गति शक्ति के बारे में थोड़ा सा और एक बार समझ लो, कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे पीएम गति शक्ति बहु मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत को कम करने पर केंद्रित है और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का उद्देश्य ईंधन पर निर्भरता को कम करना। अगर ये दो बात आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सोच करके कर लोगे। फोकस देख लीजिए, पीएम गति शक्ति विभिन्न बुनियादी योजनाओं जैसे भारतमाला, सागरमाला, उड़ान को एकीकृत करता है। वहीं नेशनल इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी मिशन है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देता है। ये लॉन्च का कोई मतलब नहीं है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2013 में शुरू किया गया था, जबकि पीएम गति शक्ति जो है 2021 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। और ज्यादा चीज जरूरत नहीं है, बस फोकस ये समझ लीजिए, बहु मॉडल बुनियादी ढांचा विकास और लॉजिस्टिक, ये है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत। और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की अगर बात करें तो इसका जो मुख्य फोकस है इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, ईंधन आयात को कमी और पर्यावरणीय स्थिरता।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 4 पे है। हमने इसको क्यों लिया है? जो कुजू काउंसिल है, ये कुजू काउंसिल अभी काफी न्यूज में आ गया है क्योंकि वहां पे वायलेंस हुआ है और वायलेंस को रोकने के लिए कुजू काउंसिल को सेंटर बोल रहा है कि वायलेंस रोको। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि भाई ये ऐसा कौन है जिसको सेंटर बोल रहा है कि भैया वायलेंस रोक दो। तो सेंट्रल ने टॉक से पहले कुजू कम्युनिटी को काउंसिल को क्या बोला है कि वायलेंस रोकना पड़ेगा तभी हम टॉक कर सकते हैं। तो केंद्रीय सरकार ने मणिपुर में राजनीतिक वार्ता शुरू करने से पहले हिंसा को समाप्त करना आवश्यक बताया है। मीटिंग विथ होम मिनिस्ट्री देख लीजिए। कुजी को कुकी जो काउंसिल जो है के सदस्य ने पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा सलाहकार ए.के. मिश्रा के से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। तो कुजू काउंसिल जो है कुकी-जू काउंसिल, तो कुकी-जू काउंसिल कुकी जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और साथ ही साथ म्यांमार, ये याद रखना जरूरी है कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य तो है ही लेकिन इसके अंतर्गत म्यांमार भी शामिल है के हिस्सों में रहते हैं। यह समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक विकास को संरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक बात अगर की जाए तो कुकी जो काउंसिल जो है ये पूर्वोत्तर राज्य तो शामिल करता ही है और साथ ही साथ म्यांमार को भी शामिल करता है जो हमारे देश से बाहर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक संरक्षण, ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे जो है कुकी जो लोगों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास के इसके तहत है, जैसे शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पहल करना, समुदाय के भीतर अन्य समूह में विवादों का समाधान करना और शांति बनाए रखना। मुख्य कार्य इसके तहत कुकी जो समुदाय के लिए स्वायत्त परिषद और जिलों के निर्माण की वकालत करना, समुदाय संबंधों को मजबूत करना और सांस्कृतिक उत्सव कार्यकाल का आयोजन करना, शैक्षणिक और कल्याणकारी योजनाओं सहित नीतिगत समर्थन के लिए सरकार के साथ संपर्क करना और बेरोजगारी, स्वास्थ्य की पहुंच और भूमि सुधार जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों का समाधान करना। तो इतने उद्देश्य हैं इसके। हाल की प्रगति की बात करें तो इसने अलग प्रशासन की मांग की है। कुकी जो काउंसिल जो है समुदाय की पहचान और स्वायत्तता की रक्षा के लिए अलग प्रशासनिक ढांचे की मांग जो है वहां पे कर रहा है। मणिपुर में तनाव की बात करें तो मणिपुर में हालिया जातीय संघर्षों ने कुकी जो काउंसिल को चर्चा में ला दिया है क्योंकि वे बढ़ते तनाव के बीच कुकी जो लोगों की सुरक्षा और कल्याण की वकालत कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कुकी जो काउंसिल से रिलेटेड होगा कि भाई इतना काम कर रहा है तो क्या उसके स्टेटस लीगल है? याद रखिए लीगलिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। सो चलिए हम लोग कुकी जो काउंसिल के बारे में विचार करते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसके तहत सही हो सकता है। तो कुकी जो समुदाय का एक प्रतिनिधित्व निकाय है जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी राज्य और म्यांमार, हमने आपको बोला था कि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये हमारे भारत के साथ साथ दूसरे देश के लोगों का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। कुकी जो काउंसिल को भारतीय कानून के तहत राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए आधिकारिक निकाय के रूप में कानूनी मान्यता, देखो कानूनी भारतीय कानून के तहत राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आधिकारिक निकाय के रूप में कानूनी मान्यता है। तो इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। हमें ऐसे सिचुएशन में जानना होता है कि वास्तव में ये कानूनी मान्यता प्राप्त संस्था है या नहीं है जो इतने सारे काम कर रही है और गवर्नमेंट भी उसे भूल रही है कि आप इस तरीके के सिचुएशंस क्रिएट करो। तो कानूनी मान्यता नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे में आंसर तो आ चुका है लेकिन चलिए हम लोग थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। जो कुकी जो सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और कुकी जो समुदाय के आर्थिक विकास, तो ये बिल्कुल सही है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। हमने कल भी कहा था कि जब तक कोई चीज लगे ना कि गलत है तब तक उसको आप सही मान के चलें। लेकिन यहाँ बात करें तो ये एक काफी जो स्टेटमेंट दिया गया है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है जो हमें दिया जाएगा कि ये लीगल है या नॉट लीगल है। उसके बावजूद भी ये इतने बड़े कार्य को इतने बड़े स्तर पे कार्य कर रहा है तो क्या लीगल है, ये हमें समझना चाहिए। सो हमने आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। वर्तमान में कुकी जो काउंसिल जो है भारत में कानून के तहत राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आधिकारिक निकाय के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये गलत हो जाता है।
बाकी सही वाला हमने आपको चीजें बता दी है। अगला हमारा टॉपिक है ड्रोन सर्वे ऑफ लैंड ओवर 3 लाख विलेज कंप्लीटेड। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसके तहत जो है पंचायती राज संस्थान के द्वारा ये स्वामित्व प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो चलिए इसके विषय में देखते हैं। ड्रोन सर्वे ऑफ लैंड इन रूरल एरिया जो है ये किया गया है। केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 132 लाख करोड़ मूल्य की 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण भूमि का सर्वे पूरा किया है। स्वामित्व योजना को हम लोग समझते हैं, इस योजना में 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता वाले ड्रोन का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के सर्वे के लिए किया जा रहा है। अब तक 3,17,000 गांवों का 92% ड्रोन मानचित्रण पूरा किया गया है और 2026 तक 3.44 लाख गांवों को मानचित्रण लक्ष्य रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज कार्ड की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 10 राज्य में 65 लाख भूमि मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे और ये जो है अब तक 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके। इसमें हालांकि मैं अपनी तरफ से ये चीजें बोल रहा हूं, लेकिन बात ये है कि ये भी जो भूमि है, भूमि स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें सोल अथॉरिटी जो होता है स्टेट में, और लेकिन ये जो सर्वे कराया जा रहा है ये स्वामित्व योजना, ये सेंटर की योजना है। तो कहीं ना कहीं सेंटर अपने ओर से कोई एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा चीज तो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं स्टेट पे ये दबाव तो क्रिएट नहीं होगा, वो तो मेंस का विषय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रीलिम्स के अंतर्गत आएगा वो देख लीजिए। स्वामित्व कार्यक्रम, स्वामित्व कार्यक्रम जो है जिसे सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। तो ये जो है कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसे 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज मंत्रालय, ये ध्यान दीजिएगा, दो बातें महत्वपूर्ण है। स्वामित्व योजना क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है भूमि, तो इसीलिए ये कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है और ये कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण भूमि खंडों का नक्शा बनाना और ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के स्वामित्व प्रदान करना है। उद्देश्य की बात करें तो संपत्ति का स्वामित्व देखना। अब विषय स्टेट का है और स्वामित्व सेंटर दे रहा है, ये एक विवाद है, लेकिन समझिए चलिए इस प्रोजेक्ट को। ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना और भूमि विवादों का समाधान करना, डिजिटल मानचित्रण करना जमीन का, पंचायतों को सशक्त बनाना, कराधान और शासन के लिए संपत्ति डेटा का उपयोग करके ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, आर्थिक लाभ, स्वामित्व जो है स्पष्ट स्वामित्व शीर्षक के माध्यम से बैंक ऋण और वित्तीय समावेशन को सुगम बनाना इसका जो है लक्ष्य है। विशेषता ड्रोन टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है, इससे मानचित्रण बेहतर हो जाएगा। हाई रेजोल्यूशन ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। संपत्ति कार्ड दिया जाएगा जिससे ग्रामीणों को जो है वो संपत्ति का उनका अधिकार है ये प्रमाणित किया जाएगा। और GIS के एकीकरण यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसके तहत यूज किया जा रहा है। योजना और शासन के लिए मानचित्रण और भौगोलिक सूचना प्रणाली को एकीकृत किया गया है। लाभ अगर देखें तो भूमि विवादों का समाधान हो सकता है, बेहतर शासन प्रशासन किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा यानी कि क्रेडिबिलिटी तक उनकी पहुंच हो सकती है ग्रामीण लोगों की, पारदर्शिता, भूमि रिकॉर्ड संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता को ये बढ़ावा देता है। तो इस संदर्भ में प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, स्वामित्व योजना के विषय में हमें विचार करना है। स्वामित्व प्रोग्राम एम्स टू मैप रूरल यानी कि स्वामित्व कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ड्रोन तकनीक, बिल्कुल सही है, ग्रामीण भूखंडों का नक्शा बनाना और ग्रामीण परिवार को संपत्ति स्वामित्व कार्ड देना। तो ये बिल्कुल सही, इसका मेन टारगेट यही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, याद रखिएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मैंने आपको 3 चीजें याद रखने के लिए बोली थी। एक सेंटर का स्कीम है, दूसरा मंत्रालय। तो मंत्रालय कौन सा था, पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका उद्देश्य आप समझ लिए, सेंटर के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चला रहा है। तो ये हमारा सेकेंड गलत हो जाएगा। स्वामित्व कार्यक्रम ग्रामीण पंचायतों को कराधान और शासन के लिए संपत्ति डेटा का उपयोग कर सशक्त बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन हमारा अगर गलत हो जाता है तो ऑलरेडी हमारे पास 1 और 3 ऑप्शन जो है फर्स्ट वो सही हो जाता है। तो स्वामित्व योजना की हमने डिटेल ऑलरेडी व्याख्या कर ली है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये समझ लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है। बाकी हमने ओवरव्यू सारा आपको दे दिया है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का एनालिसिस है वो यहीं समाप्त होता है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर के साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपको ये सारे पीडीएफ जो मैं एनालिसिस अभी बोल के कर रहा हूं ना, वो सारे पीडीएफ आपको न्यूज एनालिसिस सुनने से पहले मिलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा ताकि आप उसको पढ़ सकें और जरूरत पड़ने पर उसको टिक लगा करके भी जो चीजें याद रखने की उसको आप याद कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।